सभी को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। तो ये एक और डिटर्जेंट है जो हमने देख लिया अभी। इसको यूज कहाँ पे करते हैं? इसके यूजेस इधर ही लिख देता हूँ बच्चों। यूजेस नॉर्मल हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज करते हैं, जो भी जहाँ पे भी डिटर्जेंट की जरूरत पड़ती है, कपड़े धोने के लिए, फर्श धोने के लिए, या फिर बर्तन वगैरह धोने के लिए इसको यूज करते हैं हाउस होल्ड। और इसको यूज करते हैं टूथपेस्ट वगैरह बनाने में भी। टूथपेस्ट, ये सारे इसके कॉमन यूजेस हैं। दूसरे टाइप के डिटर्जेंट की बात करते हैं, सेकेंड टाइप कटायनिक डिटर्जेंट। एक सेकंड। कटायन, सर बोलो। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर कैसे बना? कौन सा वाला जो स्ट्रक्चर? सोडियम, ये ये स्ट्रक्चर कैसे? सोडियम। डू यू वांट टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन आल्सो? आई मीन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इफ यू आर ईगर देन आई कैन टेल। देखो, ये होता है सोडियम डोडेकाइल बेंजीन। So this is a molecule that we obtain naturally. ठीक है। Also this can be synthesized through Friedel-Crafts alkylation reaction. ठीक है, ये मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल को जब तुम H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे, H2SO4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है। सो अल्काइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। पैरा पोजीशन से डायरेक्टली H2O निकल जाएगा। ठीक है। एंड व्हाट यू विल गेट हियर इज दिस मॉलिक्यूल SO3H and CH3CH2 11 टाइम्स, मतलब जो था वो मिल जाएगा। वो ऊपर वाला ग्रुप इज नॉट चेंजिंग। द ओनली थिंग चेंजिंग योर इज H यहाँ पे हट के H2 बन के निकल गया, SO3 लग गया। एंड व्हेन यू विल ट्रीट इट विद सोडियम, तो ये HOH H2 बन के अगेन निकल जाएगा। एंड व्हाट यू विल गेट इज योर डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। सो ये तरीका होता है बनाने का, but this is not part of your syllabus. So if you are interested, you can remember this, or you can just remember the final product. ठीक है, देख लो भाई मेथड ऑफ। यस, एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है इसमें? यस, आवाज ब्रेक हो रही है बच्चों तुम लोगों की। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो। कटायनिक डिटर्जेंट सभी को डिस्कस करते हैं। अब जरा कटायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं। सो यू नीड नॉट टू रिमेम्बर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन बच्चों, एज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर्स, दैट्स ऑल। ठीक है, कि स्ट्रक्चर यही चीज को बोलते हैं, सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। सो इफ यू कैन रिमेम्बर द स्ट्रक्चर, दैट विल बी इनफ। ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर कटायनिक डिटर्जेंट एंड हाउ टू डिफाइन देम। सी, कटायनिक डिटर्जेंट जो होते हैं, they are also defined based on their structure. Cationic detergents are quaternary ammonium salts. They are quaternary ammonium salts with a long chain alkyl group. With a long chain alkyl ग्रुप, मतलब एक बड़ी सी अल्काइल ग्रुप रहेगी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होंगे। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट आर दिस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, सो यू सी दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, ये होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। 4 अल्काइल ग्रुप हैं, क्वाटरनरी मतलब 4, तो 4 अल्काइल ग्रुप होंगे। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। एंड नॉट यू कैन कीप एनी अनायन आउटसाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, एसीटेट, एनी अनायन विल फॉर्म अ सॉल्ट। ठीक है, क्लोराइड हो सकता है, इफ नॉट क्लोराइड देन व्हाट यू कैन कीप, ब्रोमाइड रख सकते हो। तुम लोग क्लोराइड नहीं पसंद तो ब्रोमाइड, क्लोराइड भी हो सकता है, या फिर कोई एसीटेट आयन भी रख सकते हो। कैन कीप एनी नेगेटिव आयंस आउटसाइड। जनरल स्ट्रक्चर समझ में आ गया बच्चों क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का? ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का जनरल स्ट्रक्चर? प्लीज रेज योर हैंड। आई मीन कुशाल को मैं देखा तो मेरे को लगा 92 बच्चों का रेज
आ गया समझ में। 92 लिखा ना उसने अपने नाम के आगे। वो नहीं सर, सॉरी, वो भवंस का रोल नंबर था, वो रीनेम करना भूल गया। ठीक है रखो ऐसे ही। यस, दो बच्चों को सिर्फ समझ में आया इसका जनरल स्ट्रक्चर। भाई वो जनरल स्ट्रक्चर है, जैसे अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का वो जनरल स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड? एनीवन? कार यस, R आर, सिर्फ आर सुनाई दी। R COOH COOH। ओ ओ एच। तो ये जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल स्ट्रक्चर ये है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का जनरल स्ट्रक्चर वो है। So what do you mean by a quaternary ammonium salt? So whenever you see a nitrogen bonded with 4 alkyl group, then it is called quaternary ammonium. और salt बोल रहा है तो कोई अनायन भी लगाना पड़ेगा तुम लोगों को। सभी को समझ में आ गई ये बात? सर वो BrCl वो क्यों, वो कोई भी मतलब अनायन उसका हो सकता यूज क्या है? है। वो अनायंस है, ये पॉजिटिव को बैलेंस कर रहे हैं हम लोग आके, एक नेगेटिव। समझ में आ गई बात? ओके। तो उसके लिए हम लोग को कोई भी एक अनायन चाहिए रहता है, बिकॉज अनायंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू स्टेबलाइज कर देते हैं मॉलिक्यूल को। ठीक है। सो व्हाट आर दिस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, समझ में आ गया? सिंथेटिक डिटर्जेंट भी यही क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं बच्चों। Synthetic detergents are these quaternary ammonium salts, but out of this four alkyl group, any one alkyl group will be a long chain alkyl group. कोई भी एक alkyl group long chain होना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल देखो एक सॉल्ट का, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का, CH3 CH2 15 times and then it is attached to nitrogen. Now how many carbons we have in this alkyl group बच्चों, बता सकते हो तुम लोग? कितने का? 16. So it is a really long chain, right? मैं इसको कंडेंस करके लिखा हूँ, इसके लिए छोटा दिख रहा है बच्चों। तुम लोग CH3 लिखो और 15 बार CH2 लिखोगे तब जाके उतना बड़ा अल्काइल ग्रुप है वो। सो है ना लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप वाला क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये है कि नहीं? यस। वैसे लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप वाले क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स को हम लोग कटायनिक डिटर्जेंट बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई सभी को? कटायनिक डिटर्जेंट। सर यस। अमोनिया और अमोनियम में क्या डिफरेंस है? अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है और अमोनियम पॉजिटिवली चार्ज्ड। बेटा देखो, जो भी स्पीशीज के ऊपर प्लस चार्ज आता है ना, उसका नाम IUM से एंड होता है। तुम लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन होता है ऐसा। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, IUM से एंड हो रहा है कि नाम, है कि नहीं? यस। तो वैसे ही यस इसमें सर। प्लस चार्ज आ गया तो इसका भी नाम कैसे एंड होना चाहिए? यस, EM EM से एंड होना चाहिए, अमोनियम, IUM। है कि नहीं? तो समझ में तो इसी तरह से इसके भी यस। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है ना, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा इसको? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 4 अलग अलग अल्काइल ग्रुप हैं। ठीक है। अमोनियम क्यों बोल रहा हूँ, यस समझ सर। में आ गया सभी को? हाँ सर आ गया। ठीक है। और फिर जो भी काउंटर आयन है वो बैलेंस करने के लिए चार्ज लगा देना है, कोई भी नेगेटिव आयन। बच्चों ये जो ग्रुप यहाँ पे लगाया ना, इस ग्रुप को बोलते हैं सिटाइल ग्रुप। तुम्हारे बुक में इसको गलत नाम रख दे रखा है, इथाइल लिखा हुआ है। इथाइल तो CH3CH2 होता है। ठीक है, इसका नाम है बच्चों सिटाइल। सिटाइल नाम है इसका, सिटाइल। और कितने मिथाइल ग्रुप है बच्चों इसका, इसके अंदर बताओ? 15। मिथाइल, मिथाइल ग्रुप बेटा, मिथाइल ग्रुप कितने हैं? देखो स्ट्रक्चर, मिथाइल ग्रुप समझते हो ना? सर मिथाइल 4 सर। 4 कहाँ पे? वो तो सिटाइल में चला गया ये वाला। ये तो पूरा 3। 3 मिथाइल है ना। तो सिटाइल एक है और 3 मिथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम। और बाहर क्या प्रेजेंट है बच्चों? ब्रोमाइड प्रेजेंट। ब्रोमाइड। ये इसका नाम हो जाता है। क्या नाम समझ में आया सभी को? सिटाइल ट्राइमिथाइल, देन यू हैव दिस अमोनियम एंड देन ब्रोमाइड। बड़ा लग रहा है ना नाम बच्चों? तो शॉर्ट में कर देता हूं तुम लोगों के लिए कि आसानी से याद रखो। सिट्रामोनियम ब्रोमाइड भी बोलते हैं इसको।
सिट्रामोनियम ब्रोमाइड। चलो जो भी अच्छा लगे वो नाम याद रख सकते हो, दोनों याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। सीटी वगैरह में ये चीज मदद करेंगी, अगर सीटी में इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो तुम लोग को ये नाम बहुत मदद करेगा। कुछ भी डाउट इसमें बच्चों? यस, अनायनिक नो कटायनिक सर। डिटर्जेंट कितने बच्चों को समझ में आ गया? सिर्फ हाथ रेस करें, वही बच्चे रेस करें, सारे रेस करेंगे जिन लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, यस प्लीज प्लीज बी क्विक। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो ना नीचे। लिखना है तेरे को, ये हाँ सर, देखना है कि नाम और नाम 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 देखिए। जो बच्चों को समझ में आ गया अपना हाथ रेस करें। भाई सर 54 इसके बच्चे हैं। ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब कटायनिक एक्सप्लेन करो और एग्जांपल दो। इन थ्योरी ऑब्जेक्टिव टाइप की सब्जेक्टिव टाइप? दोनों। हाँ, cationic, write a note on cationic detergent, then you have to write down everything you know about cationic detergent, जैसे कि उसका क्या होते हैं, what are the definitions of cationic detergent, what is the structure of cationic, give one example, draw an structure, what are the uses of cationic detergent, you have to give everything। ठीक है, यस जो जी बच्चों को सर, समझ यस में सर। आ गया वो अपना सर हाथ रेस करे। यस आप पीडीएफ भेजोगे? बेटा, मैं पीडीएफ भेजूंगा, मैं तुम लोगों को जो पूछ रहा हूँ उस पर ध्यान दो ना, मैं तो भेजता हाँ ही हूँ जी, पीडीएफ। यस सर, समझ आ गया। राइट राइट राइट, तो वो बताओ अभी, वो जरूरी है, पीडीएफ की टेंशन बिल्कुल मत करो तुम लोग, वो तो पीडीएफ तुम लोग को मिलने वाला ही है, तुम लोग के लिए तो लिखा है, तुम लोग को ही दूंगा। बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया भाई? वो अब कितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है वो सिर्फ हाथ रेस करे, समझा नहीं समझा वो छोड़ दो। जिन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है वो रेस करे अपना हाथ, जिन लोगों को सुनाई दे रहा है। बेटा यहाँ पे तो 20 बच्चे हैं कम से कम ऐसे जो सिर्फ चेक इन करके गायब हो गए हैं, साइन इन करके सिर्फ गायब हो गए। वीर, सुजल, सुजल, सोहम, नवीन, आदित्य, महमूद, अरीब, अर्पित, आयुष, जैना, जैनाम ने हाथ रेज कर लिया, मधुरा पवार, ये रोनाल्डो कौन है भाई? सर मैं तो हूँ, बस अभी आंसर नहीं दे रहा, मैं तो सुन रहा हूँ लेक्चर। अच्छा तो देखो समझा जाए रोनाल्डो? हाँ सर, ऐसे ऑनलाइन में इतना समझ में नहीं आता, पर ठीक है सर, समझ में आया। यहाँ पे सारी चीजें बताई रही हैं तेरे को, तेरे से इंटरेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक ऑनलाइन इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। सामने सामने रह के तू क्या करेगा, शक्ल देख के समझेगा क्या तू? जो सर चीज ऐसे ऑफलाइन ज्यादा बेटर है सर, किसी को भी पूछ लो। ये तेरी मेंटालिटी है, ये तेरी मेंटालिटी है, आखिर पढ़ाया वही चीज जा रहा है तेरे को ऑफलाइन में जो पढ़ाते हैं। ठीक है, सर ऑनलाइन में क्या होता है ना कि ऐसे सर पता रहता है, हैंड हाँ क्यों कोई रेस देखने कर रहे वाला हो? है नहीं। कैसा मतलब? सॉरी, डिडंट तो गेट यू। ऑनलाइन में ऐसे पता रहता है कोई देखने वाला है नहीं, तो तो ध्यान दो मत दो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा होता है। तू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कोई देखेगा तभी मैं तो दे ध्यान रहा हूँ सर। देगा, कोई देखे नहीं देखे, तू अपने से ईमानदार रहे। तेरे को अपने से समझ में आना चाहिए, तू अपना दिमाग लगा, समझेगा तो वैसे भी इंटरेक्टिव तो रख ही रहे हैं हम लोग सारी चीजें, नॉट डाउट्स वगैरह पूछे जा रहे हैं, बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल दिया जा रहा है। और ये जो चीज पढ़ा रहा हूँ मैं इधर पे, वही चीज मैं तेरे को ऑफलाइन में भी पढ़ाऊंगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस? द ओनली डिफरेंस इज इन योर मेंटालिटी, कि मेरे को ऑनलाइन पे नहीं समझेगा, मैंने दिमाग में बिठा लिया तो मेरे को नहीं समझेगा। ठीक है, अदरवाइज एवरीथिंग इज द सेम थिंग। ठीक है, जो तू ऑफलाइन में पढ़ेगा वो ऑनलाइन में पढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसा मत कर भाई, ऐसा दिमाग से निकाल दे। तेरे तेरे को जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा वही ऑनलाइन में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे तो इसका रिवीजन नहीं होने वाला, इसका रिवीजन में भी होगा लेकिन चैप्टर ऐसे नहीं होने वाला वापस से। ठीक है, तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, नॉट फॉर ओनली दैट गाय, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों, कटायनिक डिटर्जेंट का डेफिनेशन जो है वो है, जो जनरल स्ट्रक्चर है वो है, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द स्ट्रक्चर, दैट्स ऑल, हाउ द नेम डिराइव्ड, this is the structure that you have to remember, there is no alternative। ठीक है, you luckily you don't have method of preparation of these compounds, otherwise you have to remember the methods of preparations also, how to prepare them। ठीक है, वो जेई बैच और नीट बैच इसको पढ़ाया जाता है।
ठीक है, लेकिन तुम लोगों को लकली है नहीं, सो इट्स गुड फॉर यू ऑल. यस प्लीज कीप योर हैंड्स डाउन बच्चों. आउट ऑफ द 32 और 33 स्टूडेंट दैट हैव रेज्ड देयर हैंड, 16 बच्चों के मैंने हाथ देखे जो समझ में आया जिसको. ठीक है, किसी को कुछ स्पेसिफिक डाउट है, सो लेट मी नो, आई कैन हेल्प यू बेटर हियर. राइट, इफ नो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. यूजेस की बात करते हैं बच्चों. कटायनिक डिटर्जेंट जो होते हैं, दे आर जनरली एक्सपेंसिव एंड दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज एक्सपेंसिव हेयर प्रोडक्ट्स वगैरह में यूज करते हैं इसको. स्पेशली हेयर कंडीशनर्स वगैरह में यूज करे जाते हैं बिकॉज सिंस दे आर एक्सपेंसिव. सो मैं लिख देता हूँ, कटायनिक डिटर्जेंट्स आर एक्सपेंसिव. डिटर्जेंट्स आर एक्सपेंसिव. तो भाई हमारे बस की बात नहीं है ये. इसको यूज करा जाता है कहाँ पे? एक्सपेंसिव, दे आर वेरी कॉस्टली. इनका प्रिपरेशन बहुत कॉस्टली होता है बच्चों, तो इसके लिए इन लोगों को कहाँ पे यूज करा जाता है? हेयर कंडीशनर्स वगैरह में. तो जो बच्चे हेयर कंडीशनर यूज करते हैं वो डेली कटायनिक डिटर्जेंट यूज करते रहेंगे. बट सर अमोनियम ब्रोमाइड थोड़ा बोलो. हार्मफुल है. अमोनियम ब्रोमाइड हार्मफुल है, लेकिन ये अमोनियम ब्रोमाइड नहीं है. सी दिस इज अमोनियम ब्रोमाइड. दिस कंपाउंड इज डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड. सो ये इतना हार्मफुल नहीं है. दिस इज हार्मफुल, अमोनियम ब्रोमाइड. ठीक है, तो अमोनियम वाले. नहीं समझा सर. हाँ हाँ, नहीं समझा. सी दिस इज नहीं. a different, what you are saying ammonium bromide, this is a different compound. Don't get confused with the citramonium bromide. Citramonium bromide is a different compound and ammonium bromide is a different compound. So when you'll use this molecule on your hair, वो harmful है तुम्हारे hair के लिए, बाल झड़ने लगेंगे तुम्हारे. ठीक है, समझ में आ रही है बात? लेकिन Yes sir. citramonium bromide use करूंगा, which is completely different. Can you see there is a lot of difference in their structure? Instead of 4H here, I have 4 alkyl groups here, right? Out of 3 are methyl और एक cetyl है. ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है अमोनियम और सिट्रामोनियम में? कैन यू रिलेट इट? ये अमोनियम है. Yes sir. ठीक है, तो Yes sir. ये चीज आती है. So they are used, they are expensive and that's why they are used in expensive hair products such as hair conditioner. Sometimes they are also used as germicides because they have very good germicidal properties. ठीक है, तो germicides वगैरह में भी यूज करा जाता है इसे. क्लियर होगी बात? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट बच्चों. नॉन आयनिक डिटर्जेंट की बात करते हैं. थर्ड तरह का डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट. तो अनायनिक डिटर्जेंट को अनायनिक क्यों बोल रहे थे? सबको समझ में आया बच्चों? अनायनिक डिटर्जेंट को अनायनिक इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इसके लॉन्ग चेन वाले पार्ट के एंड पे कौन सा चार्ज है बच्चों? बताओ जरा. नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए अनायनिक. उसी तरह से कटायनिक को कटायनिक क्यों बोल रहा था मैं? लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप के एंड पे कौन सा चार्ज है बच्चों? Positive. पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को क्या बोलते हैं? कटायन. कटायन. Cationic. पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को कटायंस बोलते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कटायनिक डिटर्जेंट. नॉन आयनिक डिटर्जेंट वो डिटर्जेंट होते हैं बच्चों जिसके लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप के पास कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव. इसके लिए कोई आयन नहीं है, इसके लिए दैट्स व्हाई इट इज नॉन आयनिक. डिड यू गेट दिस? ठीक है, नॉन आयनिक क्यों बोल रहा हूं मैं? ना तो इनके लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप के पास ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो नेगेटिव चार्ज होगा. इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको डिफाइन किया जाता है. व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ, what is the definition of non-ionic detergents? So they are ethers. Ethers क्या होते हैं सभी को पता है ना? What linkage we have in ether? What is the functional group of ether? Everyone? Yes. GOC हो गया ना सभी को? Basic principles of organic chemistry हो गया ना? Tell me. CO. उसमें 2 कीटो होते हैं. नहीं, 2 कीटो को नहीं बोलते, वो तो डाई कीटोन हो गया ना. ये सारथी इज आंसरिंग. वेरी गुड सारथी. सारथी से मेरे को आंसर मिल गया. व्हाट अबाउट अदर्स? बोलो बच्चों. COC. COCS मतलब ये फंक्शनल ग्रुप होता है ना, डैश ओ डैश. यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन. और एस्टर्स क्या होते हैं बच्चों?
एस्टर में कीटोन होता है हाँ और उसके बाजू में कुछ कुछ ओ होता है। उसके बाजू में ओ होता है, वेरी गुड। तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये एस्टर है और ये ईथर है। डिफरेंस दिख रहा है बच्चों एस्टर और ईथर का? दिख रहा है डिफरेंस दोनों के फंक्शनल ग्रुप में? यस, यस सर। ठीक है। तो क्या होते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट? ये बच्चों ईथर्स नहीं तो एस्टर्स होते हैं। These are ethers and esters of alcohol, which is polyethylene glycol with an alkyl phenol। और एस्टर्स होंगे तो किसके एस्टर्स होंगे? पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल और एसिड के। बच्चों याद रखना, जब ईथर होता है तो दो अल्कोहल के बीच में जब रिएक्शन होता है तो ईथर बनते हैं, मतलब ईथर दो अल्कोहल को जोड़ के बनते हैं। और ईस्टर्स जो होते हैं एक एसिड और एक अल्कोहल जोड़ के बनते हैं। तो जो दो अल्कोहल ईथर बना रहे हैं यहाँ पे, वो एक पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल है विच इज एन अल्कोहल, एंड एक फिनॉल है। तो फिनॉल और पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल जब आपस में जुड़ते हैं तो ईथर वाला नॉन आयनिक डिटर्जेंट बना देंगे। और ग्लाइकॉल, जब पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल जो कि एक अल्कोहल है और फैटी एसिड जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो एस्टर वाला नॉन आयनिक डिटर्जेंट बना देंगे। ईथर वाला एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट हम लोग देते हैं। ईथर वाला नॉन आयनिक डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ज्यादा पता चलेगा बच्चों, तुम लोगों को स्ट्रक्चर बताऊंगा तो ज्यादा पता चलेगा। ईथर वाला एक देखते हैं हम लोग, ये है बच्चों एक फिनॉल, दिख रहा है, जिसमें 9 कार्बन यहाँ पे लगे हुए हैं और 9 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये एक फिनॉल है। और ये मॉलिक्यूल को बोलता हूं मैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। CH2 O N टाइम्स लगे हुए हैं। पॉली मतलब मैनी ना, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। तो पॉली मतलब मैनी इथिलीन ग्लाइकोल जब आपस में जुड़ते हैं तो ये मिल जाता है। तो n नंबर ऑफ टाइम क्यों लिखा हूं मैं? क्योंकि दैट इज कॉल्ड पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। ये मॉलिक्यूल का नाम है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। और ये क्या है बच्चों? एक फिनॉल है, अ लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग फिनॉल। ग्रुप कंटेनिंग फिनॉल, एक बड़ा सा अल्काइल ग्रुप है इस फिनॉल में और ये चीज हो जाती है। तो क्या हो जाएगा बच्चों कि ये जो ग्रुप्स है, ये जस्ट अ मोमेंट, ये वाला पार्ट जो है ये बन के निकल जाएगा H2O। दिख रहा है सभी को? तो एक फेनॉल जब अल्कोहल के साथ एक H2O निकाल देगा अपने में से, दोनों जुड़ जाएंगे जब C9H19, ध्यान से देखना बच्चों, C9H19 O, देखो H2O निकल गया तो ये ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा? ये कार्बन से जुड़ जाएगा इस तरह से, CH2 CH2 O N CH2 CH2OH। दिख रहा है बच्चों क्या हुआ? सबको ये प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पे बीच में से H2O निकल जा रहा है और वो लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग फिनॉल जो है पॉलीथिलीन ग्लाइकोल के साथ जुड़ जा रहा है। ये मॉलिक्यूल बन के तैयार हो गया। बच्चों देख लो जरा, कुछ भी डाउट है इसके अंदर स्ट्रक्चर में? कैसे बन रहा है उसके अंदर कुछ डाउट है किसी को? देख लो कितने लोगों को समझ में आ गया, वो सिर्फ अपना हाथ रेस करके बता दें क्या हो रहा है इसमें, रिएक्शन में क्या हो रहा है। सर पानी निकल रहा मतलब इवेपोरेट हो रहा है ना? वो हीट कर हॉट कंडीशन पे होगा तो इवापोरेट हो जाता है। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो एज अ साइड प्रोडक्ट वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात बेटा? ये हाथ रेस करके बताएं कितने लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। चलो, तो बच्चों ये मॉलिक्यूल जो बन के तैयार हो गया है, ये एक ईथर है कि नहीं है? देखो इसके अंदर
कौन सा रिंग दिख रहा है? COC लिंकेज दिख रहा है सभी को? कहीं पे भी कीटोन ग्रुप है क्या इसके अंदर? कहीं पे भी कीटोन ग्रुप है? तो ये तो सिर्फ ईथर हो गया ना, एन ईथर, एक ईथर हो गया। और ईथर वाला ये कौन सा है बच्चों? इसके लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप पे कोई भी चार्ज दिख रहा है क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव? देख के बताओ। नहीं दिख रहा है, तो क्या मैं इसको नॉन आयनिक डिटर्जेंट बोल सकता हूँ? नॉन आयनिक डिटर्जेंट बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? तो बच्चों ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट है, इसको यूज करते हैं एज अ लिक्विड डिश वॉश, डिश वॉश में यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक एस्टर भी बना देते हैं बच्चों। मैं ले लेता हूं एक बहुत बड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेट्स टेक लंबा सा कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ जरा? फैटी एसिड। फैटी एसिड बोलते हैं, बिल्कुल सही। ये ले लिया मैंने 18 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों तुम लोग समझ सकते हो कितना बड़ा होगा ये। ठीक है, जिगजैग फॉर्म में बनाऊंगा तो बहुत सारे जिगजैग्स बनेंगे इसके। तो इसका नाम क्या है? फैटी एसिड है। ये कौन सा फैटी एसिड है स्पेसिफिकली बता दूं तो स्टीयरिक एसिड है। फैटी एसिड्स के भी नाम होते हैं बच्चों। ये स्टीयरिक एसिड है जो कि एक टाइप का फैटी एसिड है। एसिड, ठीक है। इसको रिएक्ट करा दे रहा हूं मैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल से। अभी तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर देखा, CH2CH2O N CH2CH2OH। ठीक है, तो जब तुम लोग इन दोनों को रिएक्ट करोगे इधर पे, तो देख रहे हो तुम लोग ये इतना पार्ट जो है H2O बन के निकल जाएगा। और क्या मिल जाएगा? H2 अगर हॉट कंडीशन पे बन रहा है तो इवापोरेट हो जाएगा, तो ड्रॉपलेट बन के निकल जाएगा। और CH3CH2 16 C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो किससे जुड़ जाएगा बच्चों? ये C डबल बॉन्ड O से जुड़ जाएगा। और OCH2CH2O NCH2CH2OH, ये एक एस्टर है कि नहीं? तुम लोग एस्टर देख पा रहे हो इसके अंदर? ये देखो क्या एस्टर है ये। इसको यूज करते हैं बच्चों लिक्विड हैंड वॉश जैसा। ये भी एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये चीज जाती है। तो बच्चों डिटर्जेंट तो बना लिए, अब जरा देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोप। सोप काम कैसे करता है, साबुन काम कैसे करता है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। तुम लोग एक कपड़े, तुम लोग का एक छोटा सा मैं एक कपड़े का लेयर ले लेता हूं बच्चों। ये एक कपड़ा है, समझ लो कोई रुमाल है जिसके ऊपर ये गंदगी लग गई है। यूजुअली अगर वाटर सॉल्युबल चीजें निकली हैं बच्चों तो पानी से धोओगे तो साफ हो जाता है कि नहीं? जैसे मिट्टी लग गई हल्की सी, तो पानी से घर पे आके वॉश कर लोगे, साबुन की जरूरत नहीं है, पानी से वॉश कर लोगे तो धुल जाता है। धुल जाता है कि नहीं धुल जाता है, बताओ जरा जल्दी जल्दी। हाँ। लेकिन अगर ग्रीजी सब्सटेंस लग गया, ऑयल लग गया, क्या वो निकल पाएगा पानी से? नहीं। तो क्या करोगे, उस पर साबुन लगाओगे तुम लोग। देखो बच्चों सोप जो होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं। मैं कैसे काम करता है सोप वो जानने से पहले तुम लोग सोप का पार्ट समझ लो। सोप में क्या है बच्चों, लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप है ना। क्या मैं लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप ऐसे दिखा दूं जिगजैग के फॉर्म में? और फिर हेड पे कैसा आ रहा है? O सोडियम सॉल्ट है अगर कपड़े धोने वाला सोप है तो। अगर नहाने वाला है तो पोटेशियम सॉल्ट होगा, राइट। तो बच्चों इस सोप के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये हेड इसका जिसपे चार्ज है। बच्चों जो चार्ज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोलार पार्ट। तो ये पोलार है, और ये पोलार पार्ट जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, वाटर लविंग होता है। और जो टेल है उस पर कोई चार्ज नहीं है ना, जिस टेल पे कोई चार्ज नहीं होता उसको नॉन पोलार बोलते हैं। जिस पे कोई चार्ज नहीं होता उसको नॉन पोलार बोलते हैं, एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक। बच्चों ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, वाटर हीटिंग पार्ट है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन ग्रीस या फिर नॉन पोलार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें डिसॉल्व हो जाता है। समझ में आ गया बच्चों सोप के दो पार्ट्स कौन से होते हैं? हाइड्रोफोबिक टेल और पोलार हेड। ये दो चीज समझ में आ गई सभी को? सोप्स के पार्ट समझ में आ गए सभी को? यस एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो जब तुम लोग कपड़े को पे घिसोगे सोप को, तो जो सोप का हाइड्रोफोबिक टेल है, जो हाइड्रोफोबिक है, जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता, ग्रीस में सॉल्युबल हो रहा है,
क्या मैं ऐसे बता दूं बच्चों, समझेगा? ये हेड है तुम लोगों का जो पानी में सॉल्युबल है, ये हाइड्रोफिलिक हेड है। क्या बात समझ में आ रही है? और वो जो टेल था ग्रीस सॉल्युबल होगा। तो जो भी सोप है ऐसे डिसॉल्व हो जाएंगे ये वाले पार्ट। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? ये हेड है, हेड है, ये हेड है और ये हेड है। तो जब तुम लोग साबुन कपड़े पे घिसोगे तो जो ग्रीजी सब्सटेंस है, जो नॉन पोलर सब्सटेंस है, वो नॉन पोलर पार्ट को अपने में डिसॉल्व कर लेगा। और वाटर जो है उसमें पोलर हेड सॉल्युबल रहेगा। पोलर हेड वाटर सॉल्युबल है, इसके लिए बाहर है। और ग्रीजी पार्ट जो ग्रीस सॉल्युबल आई मीन जो नॉन पोलर पार्ट है सोप का, वो ग्रीस में डिसॉल्व हो जाएगा। साबुन को घस दोगे अच्छे तो ऐसे सोप उसके ऊपर लग जाएगा। अब जब पानी से वॉश करोगे बच्चों, तो वाटर के अंदर हेड डिसॉल्व होके उसके साथ बहने लगेगा। और जब ये हेड आगे बहेगा तो टेल भी लेके निकलेगा और टेल में लगी हुई इंप्यूरिटी भी लेके निकल जाएगा। और इस तरह से कपड़ा जो है गंदगी जो है कपड़े को छोड़ देगी। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? कैसे साफ कर रहा है साबुन? यस, कितने लोगों को समझ में आ गया ये चीज? वो हेड के बाद आपने क्या समझाया? बेटा वो हेड कैसे जो निकल है, जाता है? हेड जो है वाटर सॉल्युबल है, बताया ना मैंने तुझे। यस सर, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक है, तो जब वाटर में वॉश करेगी तो इसको, तो ये हेड वाटर में डिसॉल्व होके आगे भागने लगेगा पानी के साथ साथ। और अपना टेल भी लेके भागेगा साथ में। और टेल में जो गंदगी लगी हो वो भी कपड़े के साथ निकल जाएगी। क्या बात समझ में आ रहा है? टेल गंदगी को यस खींचते सर। हुए निकाल देगा। समझ में आ गई बात? मतलब सर वो हाँ जो सर। टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। टेल टेल है हाइड्रोफोबिक है, इसके लिए ग्रीस वगैरह जैसी इंप्योरिटी को अपने अंदर डिसॉल्व करके अपने साथ ही लेके निकल जाएगा उसको। समझ में आ रही है बात? और हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक के साथ अटैच है, तो वो हाइड्रोफिलिक पानी के साथ बह जाएगा, वैसे वो भी उसके साथ चला जाएगा। यस एग्जैक्टली, और उसके साथ डस्ट भी निकल जाएगा टेल के साथ साथ ही। एक बार टेल निकल जाएगा तो ये जो है सोप जो है पूरी तरह से अलग अलग जगह से पूरे इम्प्योरिटी को घेर लेगा। तो बच्चों एक बार कपड़े से जब मैल निकल जाता है तो तुम लोग देखो पानी तो गंदा रह जाता है, लेकिन उस गंदे पानी में अगर कपड़ा तुम लोग गिरा दो वापस, तो क्या गंदगी वापस चिपकती है कपड़े पे? बताओ। नहीं सर। नहीं चिपक पाती, राइट? क्यों नहीं चिपक पाती? क्योंकि जो इम्प्योरिटी निकलती है बाहर, उस इम्प्योरिटी को सोप अपने हर जगह से घेर लेता है और ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग माइसेल्स बोलते हैं बच्चों, माइसेल्स। और ये माइसेल्स वापिस से इम्प्योरिटी को चिपकने नहीं देते कपड़े पे। तो पानी में गंदगी दिखेगी, लेकिन गंदे पानी में अगर कपड़ा डालोगे तो वापस कपड़ा गंदा नहीं होने वाला। समझ में आया? जैसे कि बहुत कीचड़ वगैरह लग गया है, अगर पानी में देखो तो गंदा दिखेगा पानी, लेकिन उसमें साफ कपड़ा भी गिरा तो साफ कपड़े पे वापस से गंदगी चढ़ती नहीं है। तो ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि उसमें माइसेल्स बन जाते हैं। डस्ट है लेकिन वो चिपक नहीं सकता क्योंकि सोप उसको हर जगह से घेर लिया है, तो कपड़े पे चिपकने नहीं देता। क्या समझ में आ गया बच्चों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोप, कैसे कपड़ा साफ होता है? यस, समझ में आ गई बात बच्चों? यस सर। चलो बच्चों, ये जो सोप्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। जब तुम लोग सोप को पानी में फेंक देते हो तो इसका टेल जो है ना, वो अलगे का फूड होता है। ये सोप जो है उसका टेल जो है, ये फूड होता है। किसका फूड होता है? फूड फॉर अलगे। ठीक है। और ये क्या करता है, जैसे तुम लोग सोप को पानी में लेक्स वगैरह में फेंक दोगे तो ये अलगे इसको खा के अपना ग्रोथ करते हैं और पानी के ऊपर एक ग्रीन कलर का लेयर बना लेते हैं। तुम लोगों ने देखा भी होगा, ये पॉन्ड्स वगैरह देखे हो कभी, उसके ऊपर ग्रीन सा लेयर फैला हुआ रहता है, देखा है यस कभी? यस सर। सर। तो बच्चों ये अलगे यस। का ग्रोथ जो हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन बोला जाता है इस प्रोसेस को। और यूट्रोफिकेशन से प्रॉब्लम क्या है भाई, कि जो समंदर के नीचे या फिर नदी के नीचे जो छोटे छोटे पेड़ है, देखो जैसे हमारा जीवन जो है पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट है, हम लोग पेड़ से ही खाते हैं। पेड़ पेड़ जो होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, और फूड चेन वहीं से शुरू होता है। वैसे एक्वाटिक लाइफ में भी सेम है बच्चों। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं उनका भी फूड चेन उधरी से शुरू होता है। जब ये अलगे ऊपर एक लेयर बना लेगा, अलगे का लेयर बन जाएगा यहाँ पे अगर, तो अलगल लेयर जो है वो सनलाइट को नीचे जाने देगा क्या बच्चों? बताओ जरा।
अलगे का अगर लेयर बन गया नो तो नहीं जाने देगा सर। पेड़ उग पाएंगे क्या समंदर के अंदर, नदी के अंदर के, या फिर लेक्स के अंदर के, पॉन्ड्स के अंदर के पेड़ उग पाएंगे? नहीं तो एक्वाटिक नहीं लाइफ अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? एक्वाटिक लाइफ होगा। अफेक्ट होगा। होगा तो सर। बच्चों इस तरह से वाटर पॉल्यूशन फैल जाता है। तो बच्चों कहने का मतलब है कि बिन फालतू का साबुन वेस्ट मत करो, ठीक है? पानी में जाके वो फैलाएगा ना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग को मैं नहाने से मना कर रहा हूँ, भाई नहाना है, लेकिन ये है कि ज्यादा साबुन नहीं यूज करना है बार बार बिना मतलब के, ठीक है? चलो तो ये चैप्टर बच्चों इसके साथ खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग ही स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जिन बच्चों का हो गया है उसके लिए रिवीजन, और जिनका नहीं हुआ उसके लिए फ्रेश स्टार्ट हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर का होमवर्क ये है कि तुम लोगों को इससे रिलेटेड जो भी टेक्स्ट बुक के बैक क्वेश्चंस हैं बच्चों, सारे सॉल्व करके असाइनमेंट सबमिट करना है मुझको नेक्स्ट क्लास में। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? होमवर्क, यस सर। एक्सरसाइजेस, ये पूरा सबमिट करना है। एक्सरसाइजेस को पूरा सॉल्व करके सबमिट कर देना है। चलो सर ऑल बुक बैक क्वेश्चन ना? हाँ सारे सारे, क्योंकि चैप्टर पूरा हो गया तो सब सॉल्व करके चाहिए मुझको, ठीक है? सर आप पीडीएफ कब भेजोगे? पीडीएफ में आज का? अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा। चलो नेक्स्ट ओके। क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए ख्याल रखो। राइट, यस तो आप थोड़ा ऊपर स्लाइड करो। बेटा, 1 मिनट ये में डिस्कनेक्ट होगा अभी। यस सर, जल्दी जल्दी। बोलो। जो आपने ब्यूटलीन नहीं इथिलीन लिखा था, इथिलीन ग्लाइकॉल। हाँ, तो वो इथिलीन तो कॉमन नेम में जब डबल बॉन्ड यूज होता है तभी होता है ना? ये होता है इथिलीन, और हाँ, यहाँ जब पे एक